तो मैं ये कह रहा था कि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पिछली क्लास तक हमने 5 धाराओं को पढ़ दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, और 6वीं धारा को हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें धारा 1 तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है ना। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड इनिशियल। शॉर्ट टाइटल मतलब इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, विस्तार मतलब कहां तक लागू होगा, और प्रारंभ मतलब किस तारीख से प्रारंभ होगा। ये संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखे थे। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं थी, जैसे हमने कलेक्टर की परिभाषा देखा था कि कलेक्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी है, कहीं पर भी कुछ भी पूछ दे कि फलाना निर्णय कौन अधिकारी लेगा, तो आपको अधिकारी के तौर पर कलेक्टर को उत्तर लेना चाहिए। ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है वो है सेक्शन 3। धारा 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें बताया गया है कि जो भी आवश्यक वस्तु होगी, उस आवश्यक वस्तु के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, प्रदाय यानी आपूर्ति या सप्लाई, और व्यापार एवं वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स की शक्ति किसके पास में होगी। तो धारा 3 के संदर्भ में ये सारी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है। मैंने बताया था आपको, केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु की घोषणा कर सकती है, आवश्यक वस्तु में नई वस्तु को ऐड कर सकती है, हटा सकती है, संशोधन कर सकती है, आवश्यक वस्तुओं के विक्रय के संदर्भ में आदेश दे सकती है, या किसी आवश्यक वस्तु के विक्रय को रोक सकती है, भंडारण की सीमा तय कर सकती है कि कितना उसका मतलब स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना। ये तमाम चीजें जो है धारा 3 में बताई गई। और धारा 3 की चीजों को करने के लिए 4 और 5 है, जिसमें धारा 4 में केंद्र सरकार को शक्ति है कि वो राज्य सरकारों को कुछ कर्तव्य दे सकती है, और धारा 5 ये कहता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो चाहे केंद्र सरकार के किसी अधिकारी को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को काम करने की शक्ति दे सकती है, प्रत्यायोजन कर सकते हैं, डेलीगेशन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने आपका जो खाद्य पदार्थ, ठीक, खाद्य तेल या तिलहन एवं तेल का अधिहरण, ऐसे याद किया था ना, या अधिग्रहण, ऐसे याद किया था ना, यही तो लिखे थे ना। कॉन्सिफिक हाँ 6A में 6 में, धारा 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 6 में ही था ये। तो खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल है ना, और आपका तेल का अधिहरण, कॉन्सिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ऑयल सीड्स एंड ऑयल। अब ये क्या है, इसको धारा 3 से समझना पड़ेगा, है ना। धारा 3 जैसे हमने देखा कि केंद्र सरकार को पावर है कि केंद्र सरकार लिमिट तय कर सकती है, भंडारण की लिमिट तय कर सकती है ना। कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी लिमिट को तय कर सकती है केंद्र सरकार कि एक व्यक्ति के पास कितना आवश्यक वस्तु हो सकता है। ये धारा 3 में हमने देखा था। अब धारा 6 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चाहे खाद्य पदार्थ हो, चावल, दाल, गेहूं, गन्ना भी आता है खाद्य पदार्थ में, हमने पढ़ा था, खाद्य तेल हो, एडिबल ऑयल्स है ना, या तेल हो, अगर ये आवश्यक मात्रा से ज्यादा पकड़ा जाता है तो उसका अधिहरण, अधिग्रहण, कॉन्सिफिकेशन या सीज किया जा सकता है। ये धारा 6 है। इसका मर्म समझ में आया ना, क्या है एक्चुअल धारा 6 जो है, मतलब अगर किसी के पास तय मात्रा से ज्यादा बरामद होता है, पता चलता है, तो उसको सीज किया जा सकता है। इसी को मैंने आपको पिछले क्लास में बताना शुरू किया था कि यदि धारा 3 का उल्लंघन हो तब इन्हें जब्त किया जा सकता है। बताया था ना मैंने आपको। आप ऐसा समझिए कि आप एक खाद्य निरीक्षक है, फूड इंस्पेक्टर है, और आपको कहीं से सूचना मिलता है कि किसी के पास जो है,
जो तय मात्रा है उससे ज्यादा मात्रा में जो खाद्य पदार्थ है वो स्टोर किए हुए हैं, या वो कहीं पर उसको लेकर के जा रहा है ना, अवैध परिवहन कर रहा है, उसका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में फिर खाद्य निरीक्षक क्या करेंगे, जाएंगे और उसे जब्त कर सकते हैं। ठीक है, द एसेंशियल कमोडिटीज इफ सेक्शन 3 इज वायलेटेड कैन बी सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड। उसको क्या किया सकता है, सीज किया सकता है। जैसे सीज किया जाएगा तो तत्काल, बिना विलंब के, तत्काल अविलंब ये जो जब्ती रिपोर्ट होगी, जब्ती रिपोर्ट ये कलेक्टर को भेजी जाएगी। ठीक है ना, इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले द सीजर रिपोर्ट शैल बी सेंट टू द कलेक्टर। जो कलेक्टर होगा उसको जब्ती रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो कलेक्टर है निरीक्षण के लिए, है ना, निरीक्षण के लिए जब्त वस्तु को मंगवा सकता है, बताया होगा आपको मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, द कलेक्टर कैन कॉल द सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है ना, कलेक्टर जो है क्या कर सकता है, उसको मंगवा सकता है अपने पास में ताकि उसका निरीक्षण कर सके। और अगर जब वो निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद अगर वो उसको समाधान हो जाता है, समाधान मतलब वो आश्वस्त हो जाता है कि सही बात है, यहां पर उल्लंघन हुआ है धारा 3 का, समाधान हो जाता है। ठीक है ना, इफ द कलेक्टर इज गेट सेटिस्फाइड, समाधान हो जाता है, तब वह क्या कर सकता है, उस साधन यानी जो परिवहन का साधन था, ठीक, या जो पशु था जिसके ऊपर लेकर के जाया जा रहा था, उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है। इसको ऐसे समझना, देखें, जैसे किसी ने सीज किया, कोई फूड इंस्पेक्टर उसने सीज कर दिया मान लीजिए, ठीक, एसेंशियल कमोडिटीज। मान लेते हैं कि एक पूरे कंटेनर में, जो बड़ा वाला कंटेनर आता है, उस कंटेनर में तेल पकड़ाया है, मान लीजिए खाने वाला तेल जो है, ठीक। अब उसको सीज किया तो जिस कंटेनर, जो जिस पैकेट में पकड़ा है, उस पैकेट को भी सीज कर सकता है, एक बात। दूसरा, उस कंटेनर को जिस गाड़ी में लेकर के जा रहे थे, उस गाड़ी को भी सीज कर सकता है। कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो। या मान लीजिए कि कोई खाने का सामान है ना, अनाज है, धान है, ठीक, दाल है, उसको मान लीजिए आपका, बोलो जी सर, अगर वो गोडाउन में है तो गोडाउन भी सीज हो जाएगा? सीज हो जाएगा, वही तो बता रहा हूं। जिसमें भी सामान है वो, जिस भी कंटेनर में है, जिस भी चीज में हो, सब सीज हो जाएगा। ठीक, मान लो कि बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा है तो बैलगाड़ी भी सीज हो जाएगा और बैला भी सीज हो जाएगा। समझ रहे हो, हाँ, बैलगाड़ी भी सीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका उसे जब्त करने का आदेश दे सकता है। लेकिन खास बात समझिए, अब इसमें नोट समझिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो हमने समझा कि अगर कहीं पर भी जो आवश्यक वस्तु है वो तय मात्रा से ज्यादा पाई जाती है तो उसको सीज कर सकते हैं। सीजर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझे, आपसे पूछ सकता है कि जब्ती रिपोर्ट किसे भेजा जाता है, ठीक, या कोई वस्तु तयशुदा मात्रा से ज्यादा पाई जाती है तो उसके संदर्भ में कार्यवाही क्या होगी, ठीक है ना, या जब्ती की कार्यवाही क्या होती है, पॉइंट वाइज आपको दे सकता है। तो ये समझ में आना चाहिए। अब खास बात ये समझिए कि अगर आवश्यक वस्तु जो है तय मात्रा से ज्यादा पकड़ाई है तो जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो जब्ती है या जो आवश्यक वस्तु है ये तय मात्रा से ज्यादा उत्पादक के पास से बरामद की गई है, मेरी बात समझ रहे हैं, इफ द एसेंशियल कमोडिटीज इज फाइंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर इटसेल्फ, अगर उत्पादक के पास से प्राप्त की गई है तब ऐसी परिस्थिति में जब्ती नहीं होगी। समझ रहे हैं, इफ द एसेंशियल कमोडिटीज इज फाइंड
from the producer, then seizure shall not be happen. ठीक है ना? तब जब्ती नहीं होगी, तब जब्त नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको समझना पड़ेगा। देखो, जैसे एक एग्जांपल समझें कि मैं किसान हूं और मैंने जो है खाद्यान्न का उत्पादन किया। लिमिट तय है केंद्र सरकार की तरफ से कि एक किसान जो है मान लीजिए 100 टन रख सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक? और फूड इंस्पेक्टर आए और आकर के मेरे यहां पर छापा मार दिए, बोले इनके पास जो है 200 टन है। तो उस अनाज का उत्पादक ही मैं हूं, मैंने उगाया है उसको, तो मेरे यहां जब्ती नहीं होगी। ठीक? जब्ती हमेशा किसके पास होगी? उत्पादक के अलावा अगर किसी के पास में मिलता है तब। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सीजर जो होगा, कभी भी कोई भी एसेंशियल कमोडिटी सीज केवल तभी होगी जब वो जो आवश्यक वस्तु है वो उत्पादक के अलावा किसी और के पास से मिलता है। अगर उत्पादक के पास मिलेगा तब सीज नहीं होगा। समझे मेरी बात को? लेकिन उत्पादक के पास से बरामद हो तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो उत्पादक के पास से बरामद हुई और इसको कहीं पर कोई ढो करके लेकर के जा रहा है, ठीक है? लेकिन परिवहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो परिवहन का मालिक होगा, ठीक है, बट द पेनाल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन द ओनर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन परिवहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो परिवहन करने वाला व्यक्ति होगा उसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। मेरे यहां पर मैंने उत्पादन किया तो मुझे कुछ नहीं होगा, जब्त नहीं होगा, ठीक? लेकिन मान लो कि मेरे यहां पर जो सामान है उसको कोई ले करके कहीं पर, या मैं ही जो है किसी दूसरे गोदाम में रखवा रहा हूं मान लो, ठीक? तो जब्ती तो नहीं होगी, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स जिसका ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। भले उसका बैलगाड़ी हो तो बैलगाड़ी के ऊपर जुर्माना लगेगा। समझ रहे बात? या ट्रक से लेकर के जा रहा हो, ट्रैक्टर से लेकर के जा रहा हो, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा जो भी उस ट्रैक्टर का मालिक है। नहीं समझ पा रहे हो? तो जो भी मालिक होगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा ना। मेरी गाड़ी है, मान लो मेरा ही ट्रैक्टर है, मेरे ट्रैक्टर से मैं किसी को भेज रहा हूं तो ओनर तो मैं ही हुआ ना, तो परिवहन का मालिक मैं हुआ, जुर्माना मेरे ऊपर लगेगा। सामान जब्त नहीं होगा क्योंकि मैंने उसका उत्पादन किया था। समझ रहे? तो ये परिवहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना कितना होगा? वर्तमान आवश्यक वस्तु के वर्तमान औसत बाजार दर के बराबर। समझ रहे हैं? आवश्यक वस्तु के वर्तमान औसत बाजार दर के बराबर है ना? एंड द पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू द एवरेज मार्केट रेट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब जितने का सामान लेकर के जा रहे हैं, मान लेते हैं कि अनाज है, वो अनाज की कीमत जितनी होगी उस समय बाजार में उतना जुर्माना लगाया जाए। ठीक है ना? उतना जुर्माना जो है इसमें लगाया जाएगा। ये इस तरीके से। ठीक? अब खास बात, अच्छा देखें, धारा 3 कहता है कि केंद्र सरकार को शक्ति है कि वो तय कर दे लिमिट को कि कितना भंडारण कर सकते हैं, है ना? कितना उत्पादन कर सकते हैं, वो सारी कितना विक्रय कर सकते हैं, सारी लिमिट केंद्र सरकार तय कर देती है सेक्शन 3 के अंतर्गत। अगर उस लिमिट से ज्यादा मिले तो सेक्शन 6A के अंतर्गत उसको सीज कर दिया जाएगा। ठीक है? अगर प्रोड्यूसर के पास मिला है तो सीज नहीं होगा, लेकिन पेनाल्टी जरूर लगेगा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर में, और पेनाल्टी उतना लगेगा जितने कीमत का वो आवश्यक वस्तु होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक बात और, जो जब्त वस्तु है, जो सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज है, जब्त आवश्यक वस्तु के संदर्भ में कार्यवाही। ठीक है ना?
ठीक है ना, एक्शन अगेंस्ट सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी। बात को समझिए, जो आवश्यक वस्तु उसको सीज कर लिया गया, ठीक, तो सीज कर लिया गया, तो अब क्या होगा? जो सीज्ड प्रॉपर्टी है, जो सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज है, अब क्या होगा उसमें? तो आप एक चीज ध्यान दें कि जो सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज होगा, मतलब जो जब्त आवश्यक वस्तु होगी, उसके संदर्भ में सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मान लीजिए कि वो वस्तु कैसी है, जल्द खराब होने वाली वस्तु है, ऐसी वस्तु है जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका गन्ना है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा खाद्यान्न जो है लाया गया है जो जल्द खराब हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल नियंत्रित दर पर विक्रय करने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, और आदेश कौन देगा? सारे आदेश कलेक्टर। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? इफ द गुड्स इज पेरिशेबल, है ना, जल्द से खराब होने वाला है, इफ द गुड्स इज पेरिशेबल, देन कलेक्टर कैन ऑर्डर टू सेल ऑन द कंट्रोल्ड रेट। नियंत्रित दर क्या होता है? पहले से सरकार जो रेट तय करके रखी हुई होती है ना, सरकार जो पहले से ही किसी वस्तु का रेट तय करके रखती है। जैसे अभी आप एमएसपी देखते हैं, उसमें चावल की किस्म, चावल का रेट तय होता है, दाल का रेट तय होता है, गेहूं का रेट तय होता है ना, ये सब क्या है? आपका नियंत्रित दर है। तो तुरंत आदेश दे सकता है कि नियंत्रित दर पर इसको बेच दिया जाए, ठीक है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ऐसी वस्तु है जिसका रेट सरकार ने तय ही नहीं किया है। अगर कोई नियंत्रित दर नहीं है, तब उसे लोक नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है। देन पब्लिक ऑक्शन कैन बी मेड। अगर कोई नियंत्रित दर नहीं है, तब लोक नीलामी के माध्यम से भेजा जा सकता है। लोक नीलामी समझ गए? नहीं समझे? नीलामी समझिए ना, मतलब बोली लगाओ, खरीद करके लेकर के जाओ। लोक नीलामी मतलब जनता के बीच में। साधारण तरीके से आप ऐसा समझ लो कि ऐसी कोई चीज है जो जिसका रेट पहले से तय नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उसको दुकान को ओपन कर देगी, उस सामान को रख करके सबके लिए ओपन कर देगी, आओ जिसको जितने में लेकर के जाना है ले जाओ। समझ रहे? और तीसरा, अगर अनाज है, अनाज, ठीक है, अनाज है, जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, अगर अनाज है तो ऐसी स्थिति में उसे उचित मूल्य की दुकान से वितरित करने का आदेश दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। इन केस ऑफ फूड स्टफ्स, मान लीजिए खाद्यान्न है, कोई अनाज है, तो अगर अनाज है तो इस केस में क्या किया जाएगा? उचित मूल्य की दुकान से वितरित करने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है। देन कलेक्टर कैन पास एन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सोसाइटी, है ना, जो उचित मूल्य की दुकान होती है, सोसाइटी की दुकान होती है, वहां से आदेश दिया जा सकता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर हो रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है सारी चीजें? तो ये इस तरीके से आपका होता है। अच्छा देखें, ये धारा 6 में ये सारी बातें बताई गई। क्लियर हुआ? अगर धारा 3 में जो लिमिट तय की गई है उससे ज्यादा मिलता है तो जब्त होगा। जब्ती रिपोर्ट कलेक्टर को दिया जाएगा। ठीक, कलेक्टर उसको निरीक्षण के लिए मंगवा सकता है, और अगर कलेक्टर को लगता है निरीक्षण करने के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान कि भाई इसमें उल्लंघन हुआ है, तो वो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रहते हैं, पैकेट्स, कंटेनर्स, गोडाउन्स, जहां पर भी जो भी चीज मिला था सबको सीज करने का आदेश दे सकता है। एक बात, अगर उत्पादक के पास मिलता है तो जब्ती नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन के ओनर के ऊपर में पेनाल्टी जरूर लगाया जा सकता है। और लास्ट बात, जो जब्त किया गया उसको तत्काल डिस्पोज भी करना है। अगर पेरिशेबल गुड्स है, मतलब जल्दी से खराब होने वाला गुड है,
तो उसको नियंत्रित दर पर बेच देंगे। नियंत्रित दर का मतलब होता है ऐसा दर जिसकी कीमत सरकार ने पहले से तय करके रखा हुआ है। और अगर कोई ऐसी वस्तु जिसका कोई नियंत्रित दर पहले से तय ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर पब्लिक ऑक्शन, लोक नीलामी, जनता जितने में खरीद ले बेच दिया जाएगा। और अगर अनाज है तो बेचने की बजाय उसको उचित मूल्य की दुकान से उसको वितरित कर दिया जाएगा। अब हाँ, ये मतलब जो प्रेजेंट कीमत चल रही है, जैसे मान लो कि चावल की कीमत चल रही, जो चावल लेकर के जा रहा था, मान लो उसकी कीमत बाजार में भी 40 रुपए किलो चल रही, 100 किलो पकड़ाया है तो 100 गुणित 40 के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। हाँ, पैसा लेगा। तो ये जो है आपका इस तरीके से है। अच्छा देखें, इसी में आगे चलेंगे तो ये तो था कि जब्त करने वाली बात थी, लेकिन ऐसे ही जब्त नहीं हो जाएगा। धारा इसी में धारा 6 6B, ठीक है ना। सेक्शन 6B क्या कहता है? 6B ये कहता है कि कार्यवाही के पहले सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। समझ रहे? 6B, सो कॉज नोटिस शैल बी इशूड बिफोर द एक्शन, ठीक है ना। सो कॉज नोटिस को हिंदी में कारण बताओ नोटिस कहा जाता है। मतलब 6B क्या कह रहा है कि 6A में कोई भी कार्यवाही होगी, जब्ती होगा, सब चीज होगा, ठीक, जुर्माना लगेगा, लेकिन उसके पहले जिसके पास से जब्त किया गया है उसे उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा कि कारण बताओ कि तुम्हारे पास ये चीज कहां से मिली। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सो कॉज नोटिस जो है यहां से जारी किया जाता है। बात समझ रहे हैं? मतलब जिस व्यक्ति के पास से जब्त किया जा रहा है, जो अभियुक्त है, ठीक है ना, जो एलिगेड पर्सन है, उसको अपना पक्ष रखने दिया जाएगा कि बताओ कि तुम्हारे पास कहां से मिला। उचित रसीद बताएगा, ठीक है ना, कि मैं खरीद रहा हूं इसको, या मुझे सरकार से अनुमति मिली हुई है, मैंने फलाना जगह से अनुमति लिया हुआ है। समझे मेरी बात को? तो सबसे पहले उसको सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तो कार्यवाही के पहले सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, मतलब जो अभियुक्त है उसे उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सो कॉज नोटिस किस धारा के तहत जारी किया जाता है? तो धारा 6 ठीक है। या जब्ती के पूर्व की कार्यवाही क्या होगी? तो अभियुक्त को सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसको उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इसके बाद भी अगर नहीं होता, अब अपना पक्ष रखेगा, और अगर पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाया, आपके पास कोई रसीद नहीं है कि आप बता पाओ कि भाई मैंने इसको इस वजह से रखा हुआ था, मैंने परमिशन लेकर के रखा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है आपके सपोर्ट में प्रूफ करने के लिए, और आपकी जब्ती हो गई, तो धारा 6 का एक और पावर देता है, 6C एक और पावर देता है, और यह है आपका अपील करने की शक्ति। ठीक है, अपील करने की शक्ति, पावर ऑफ मेकिंग अपील, ठीक है ना। अगर आपसे जब्त किया जाता है तो आपको अपील करने का भी पावर है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है आपसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसे अपील करेगा, कितनी अवधि के अंतर्गत अपील किया जा सकता है, ये तमाम चीजें पूछ जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखें कि अपील किसे किया जाएगा। तो याद रखें, अपील किसे किया जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो याद रखें, अपील हमेशा न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा, जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष, ठीक है ना।
अपील हमेशा न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा। याद रखें, न्यायिक प्राधिकारी, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है। द अपील कैन बी मेड बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी। द जुडिशियल अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। न्यायिक प्राधिकारी, जुडिशियल अथॉरिटी। न्यायिक प्राधिकारी कहने का मतलब जज। इस अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने के लिए किसी एक जज को डिटेल करेगी स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है। अलग अलग प्रकार के जज होते हैं ना, बहुत सारे जज होते हैं। उनमें से किसी एक जज को राज्य की सरकार बोलेगी कि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम वाले मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है। द जज अपॉइंटेड फॉर द ट्रायल ऑफ दीज केसेस विल बी द जुडिशियल अथॉरिटी फॉर दिस केस। ठीक है। जिसे भी राज्य सरकार ने इस अधिनियम के अपराधों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया है, वही न्यायिक प्राधिकारी कहलाएगा इसके अंतर्गत, और उसे ही अपील किया सकता है। और याद रखें, इस अपील की समय सीमा अगर देखें, टाइम लिमिट, तो याद रखें इस अपील की समय सीमा है आपका 1 माह। ठीक है। एंड द अपील कैन बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ पीरियड। 1 माह के भीतर, जिस तारीख को जब्त हुआ है, कार्यवाही पूरी हुई है, उस तारीख से 1 माह के भीतर अपील करना आवश्यक होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका धारा 6 ग होता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब यहीं से एक बात समझिएगा। मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास से जब्त किया गया। ठीक है। 100 टन अनाज को जब्त कर लिया गया। ठीक। अब वो कोर्ट गया, मतलब न्यायिक प्राधिकारी के पास गया और अपील किया। जब अपील किया तो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई तुम सही हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब वो जो जब्त किया गया वो उसके अवैध कब्जे में नहीं पाया गया, अनलॉफुल नहीं पाया गया उसको। तो जब उसको मुक्त किया जा रहा है, मतलब उसको माना गया कि भाई तुम सही थे, तो जब्त की गई चीज को लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा ना। लेकिन अब एक चीज सोचो, जैसे जब्त हुआ, कलेक्टर ने तो आदेश दे दिया बेच दो उसको, और अब ये अपील कर रहा है 1 माह के भीतर में, कहां से लौटाएंगे? इसीलिए यही बात को ध्यान रख करके याद रखना है कि नोट करके याद रखेंगे कि यदि अपील में, ठीक है, अपील में मुक्त करने का आदेश दे दिया जाता है, ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ मेकिंग फ्री इज पास्ड आफ्टर मेकिंग एन अपील, ठीक है, अगर न्यायालय जो है मुक्त करने का आदेश दे, भाई जो भी जब्त हुआ उसको मुक्त कर दो, मुक्त करने का आदेश दे देती है, तब आवश्यक वस्तु न लौटाकर उसकी कीमत, याद रखेंगे, उसकी कीमत लौटाई जाएगी। समझ रहे हैं? तब आवश्यक वस्तु न लौटा करके उसकी कीमत जो है वो लौट के देगी। कोई याद कर ले रहे हैं क्या? समझ रहे हो? तो क्या नहीं लौटाई जाएगी? वस्तु। ठीक है। मतलब भाई कोई आपको गिफ्ट दिया है, मान लो, अब ब्रेकअप हो गया, तो सामान तो हो गया इधर उधर,
है? आईफोन ही दिए हो मान लो, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी रखी गई होंगी अब तो, ठीक। तब सामान नहीं लौटेगा, पैसा लौटाया जा सकता है, ठीक है? सामान लौटाओगे तो तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है बाबू, ठीक है? तो ये आपका धारा 6ख है। समझ में आया ये सेक्शन 6? तो ये था आपका पूरा धारा 6ख, मतलब 6 क ख ग इस तरीके से पूरा। अब चले, अब आगे चलते हम धारा 7, सेक्शन 7। सेक्शन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 7 है शास्तियां। शास्तियां, शास्ति समझते हो? शास्ति को आपकी भाषा में दंड कहते हैं और अंग्रेजी में पनिशमेंट कहते हैं, सजा। मतलब शब्द को याद रखें आप, शास्ति का मतलब होता है सजा या दंड, ठीक है? तो धारा 7 में सजा या दंड के बारे में बताइए। तो क्या क्या सजा हो सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई अपराध करता है? तो ध्यान समझें। देखो प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि याद करें, अगर धारा 3 का उल्लंघन होगा तो सजा होगी, है ना? 2 मिनट। अगर धारा 3 का उल्लंघन होगा तो सजा होगी। तो जब धारा 3 का उल्लंघन होगा तो सजा कैसी होगी? तो धारा 3 में कौन कौन सी बातें आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए। एक बात मैंने आपको बताया था जब धारा 3 में पढ़ा रहा था कि जो भी व्यक्ति है जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, वितरण ये सब कर रहा है, उसको एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, है ना? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और जब कोई आए तो उसको निरीक्षण के लिए प्रस्तुत भी करना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ? भाई जैसे मान लो कि आप अनाज खरीदते बेचते हो, तो आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसमें उसका उत्पादन लिखना पड़ेगा, कितना अनाज का उत्पादन हुआ, कितना आप बेचे, कितना पैसा आया, आपको पूरा इन्वेंट्री जो है, अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। ये धारा 3 कहता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखें, यदि कोई व्यक्ति, ठीक, यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज तैयार नहीं करता, ठीक है, इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट प्रिपेयर्ड एनी डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 एंड इवन नॉट सबमिट फॉर द इंस्पेक्शन, एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, मतलब ना तो दस्तावेज उसने बनाया है और ना ही इंस्पेक्शन के लिए सबमिट कर रहा है। समझ रहे हैं? ना तो दस्तावेज उसने बनाया और ना ही निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया। तो अगर दस्तावेज नहीं बना रहा, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो फिर उसको सजा होगी और ऐसी स्थिति में सजा 1 वर्ष एवं जुर्माना, ठीक है? उससे सजा अधिकतम 1 वर्ष एवं जुर्माना, ठीक है? मैक्सिमम 1 ईयर इंप्रिजनमेंट एंड पेनाल्टी, दोनों होगा। मतलब समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है कि आप दस्तावेज तैयार करें, कितना उत्पादन हो रहा, कितना वितरण हो रहा, इससे संबंधित, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से प्रस्तुत नहीं करता तो उसे 1 वर्ष का जुर्माना और मतलब 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके अलावा अन्य मामलों में, अन्य कोई भी मामला होता है इसको छोड़ करके,
अन्य मामलों में न्यूनतम 3 माह की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा एवं जुर्माना, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द मैटर्स मिनिमम 3 months, maximum 7 years of imprisonment can be allocated with the penalty। न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 7 वर्ष, ठीक है। इसके साथ साथ संपत्ति के संपहरण का आदेश भी दिया जा सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ आए? संपत्ति के संपहरण का आदेश भी दिया जा सकता है, ठीक है। द ऑर्डर फॉर कन्फर्मेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी पास्ड। संपत्ति के संपहरण, संपहरण का मतलब होता है कब्जा। अच्छा देखो, जब आप किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अधिग्रहण। आपने वो प्रॉपर्टी ले ली। जब प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं तो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अधिहरण, है ना। कॉन्फिस्केमेंट जो है आपका, ठीक। और जब सरकार किसी संपत्ति पर कब्जा करती है, राज्य की सरकार, तो उसे संपहरण करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया, तो सरकार चाहेगी तो जिस गोडाउन में आप भर करके रखे थे, मतलब न्यायालय आदेश करेगी तो उसे राज्य सरकार को अपने कब्जे में लेने के लिए बोल सकते, मतलब वो प्रॉपर्टी फिर आपकी नहीं रह जाएगी। अच्छा, आपने कभी कई बार अगर आप देखे होंगे या सुने होंगे तो कई पेट्रोल पंप वगैरह देखे होंगे, उन पर ताले लग गए, है ना, और उसके ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया। मतलब आज तक वो पेट्रोल पंप खुला हुआ आपको दिखेगा नहीं। अगर ध्यान दिए होगे तो कभी कई बार आपके क्षेत्र में हुआ होगा, हमारे क्षेत्र में तो हुआ बिलासपुर में ऐसा, तो हमें याद है। पेट्रोलियम सब इसी में आता है, आवश्यक वस्तु में। मान लेते हैं कि वो लगातार मिलावट करके बेच रहा है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है। अब वो मामला कहां पर पहुंचा? सरकार के पास में। खाद्य निरीक्षक पहुंचे, फूड इंस्पेक्टर्स, उन्होंने जांच किया, सीज कर दिया। सीज करके एक सीजर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजा, उसका एक सैंपल कलेक्टर के पास भेजा। कलेक्टर ने कहा हाँ यार ये सही बात है, सीज कर दो। जितना पेट्रोल मिला वो तो कहीं ना कहीं उड़ जाएगा, जल जाएगा, बेच दो। समझ में आई मेरी बात? ऐसा आदेश हुआ। जब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार उसको टेक ओवर कर दे। ये संपहरण की शक्ति है। तो संपहरण समझे? संपहरण समझे क्या होता है? संपहरण मतलब जब राज्य सरकार उसको अपने कब्जे में ले ले, तो न्यायालय राज्य सरकार को आदेश दे सकती है कि आप इसको अपने कब्जे में ले लो। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? लेकिन एक और चीज देखें, खास बात, पश्चातवर्ती अपराध, है ना, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए। पश्चातवर्ती अपराध मतलब फॉर रेपिटेटिव ऑफेंसेस, बार बार अगर कर रहा है अगर कोई, तो अगर बार बार अगर कोई अपराध कर रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में जो न्यूनतम सजा है वो 3 माह से बढ़कर 6 माह हो जाएगी। लेकिन जो अधिकतम सजा है, अधिकतम सजा वो आपका 7 साल ही रहेगी, ठीक है। वैसे 3 माह और 7 साल है, और अगर रेपिटेटिव ऑफेंस होते हैं तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम सजा 6 माह और अधिकतम सजा 7 साल। मतलब न्यूनतम सजा दोगुनी हो जाएगी, अधिकतम सजा 7 साल ही रहेगी, और प्लस जुर्माना, ठीक है, प्लस जुर्माना। तो ये इस तरीके से आपका
धारा 7। आया समझ में? अच्छा, धारा 7 के बाद अगला देखें, धारा 8, अपराध का दुष्प्रेरण। अपराध का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। अपराध का दुष्प्रेरण या अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस कहते हैं। सेक्शन 8, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, अपराध का दुष्प्रेरण। अच्छा देखें, दुष्प्रेरण समझते हैं क्या होता है? सर, हाँ, अपील करने की शक्ति में आप बताए थे कि अपील से मुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है वाला। उसमें अगर जब्त तो कर लिया है पहले, और अगर वो मुक्त कर दिया तो उस टाइम पे उसको कीमत लौटाएगा बोल रहे थे, तो कीमत कितना लौटाएगा? और अगर वो अपराध सिद्ध हो गया तो उससे जुर्माना कितना लेगा क्या? वो सारी चीजें, कितना जुर्माना लगेगा और कितना लौटाया जाएगा, डिपेंड करता है उस समय के मार्केट वैल्यू पर। कोई भी वस्तु है उसके मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक, वही 3 कंडीशन मैंने बताया ना। या तो नियंत्रित दर होगा, पहले से सरकार ने रेट तय करके रखा होगा, तो जो रेट तय करके रखा है उसके हिसाब से होगा। और अगर रेट तय नहीं है तो औसत बाजार मूल्य, ठीक, एवरेज मार्केट रेट। उसके साथ उसको कुछ एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह के साथ रिटर्न करते नहीं हैं नहीं, क्या? कुछ नहीं, जो पेनाल्टी है वो उसी के बेस पर है, कोई भी चीज उसी के बेस पर। मतलब अगर मुक्त करते हैं तो कितने परसेंट के साथ उसको रिटर्न करते हैं? ये सर 15% ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था मतलब। क्या 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 चीज? अगर वो मुक्त करते हैं ना, तो उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते हैं? हाँ, तो वो आगे आएगा ना, वो आगे आएगा। जैसे अगर किसी को लौटाया जाना है, जैसे हमने कहा कि भाई बाजार कीमत पर लौटाया जाएगा, तो वो आएगा आगे, आपको धारा 12 के अंतर्गत उसमें पढ़ना है अपने को। तो जब लौटाया जाएगा पैसा लौटाया जाता है, तो 15% का इंटरेस्ट रेट भी उसके ऊपर रहेगा, आएगा आगे आएगा। ठीक है, तो चले इसमें। अपराध का दुष्प्रेरण देखो, अपराध का दुष्प्रेरण है ना, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा देखिए, अपराध का दुष्प्रेरण कहने का मतलब, दुष्प्रेरण समझते हो कि नहीं समझते हो ये बताओ? दुष्प्रेरण समझते हो? बेटा नया मार्ग नहीं है, पतला चले मोटा चले, चले तो ये क्या मिलावट का जमाना है, हाँ? केस होना चाहिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का। ठीक, अच्छा चलो, क्या बोल रहा था मैं? दुष्प्रेरण, ये बताओ समझ में आता है कि नहीं आता है दुष्प्रेरण? दुष्प्रेरण मतलब मालूम, कानूनी शब्दावली से थोड़ा सा अलग समझेंगे, किसी को प्रेरित करना गलत करने के लिए, है ना? किसी को उकसा रहे हो, चल चल लेके चलते हैं, उठा के लेके चलते हैं। भाई मान लो किसी खेत से गन्ना ही चुरा करके लेकर निकल ले रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो अपराध का दुष्प्रेरण यहां पर कहा गया है। तो अपराध का दुष्प्रेरण कहने का मतलब क्या होगा? याद रखें, अपराध का दुष्प्रेरण कहने का मतलब यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करे, उकसाना किसी को, ठीक, तो कुछ नहीं, धारा 8 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है, तब उसे वही सजा मिलेगी जो अपराध के लिए मिलती। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, द इंडिविजुअल हु अबेट्स फॉर द ऑफेंसेस
shall be allocated with the same punishment which is made for the offenses. किसी अपराध के होने पर जो सजा मिलती वही दुष्प्रेरित करने वाले को भी सजा मिलेगी। जैसा अगर किसी को बोल रहा है अरे मत बना तो डॉक्यूमेंट, काहे के लिए डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो उसको भी 1 साल की सजा, तो इसको भी बोलेगा माई बाप इसकी वजह से मैंने नहीं बनाया था। प्रेरित वही तो दुष्प्रेरित हो रहा ना। ठीक है, यहां प्रेरित अच्छे कार्य के लिए किया जाता है, यहां पर जो हो रहा है वो अपराध हो रहा है, तो दुष्प्रेरित करना कहना है। ठीक है, तो अगर कोई दुष्प्रेरित करता है तो उसे वही सजा मिलेगी जो उसे अपराध के घटित होने पर मिलती। समझ में आया? तो ये धारा 8। अच्छा देखें, उसके बाद धारा 9 देखें। धारा 9, धारा 9 क्या है? मिथ्या सूचना के लिए दंड। ठीक है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर कोई झूठी सूचना देता है, ठीक है, अगर फूड इंस्पेक्टर वालों को, मतलब फूड वालों को छका दिया, जबरदस्ती फोन करके बता दिया अरे वहां पर मिला, वो गए देखे, अरे कुछ भी नहीं है यार, मां का समय। समझ रहे हो? तो ये मिथ्या सूचना हुई एक। दूसरा, मान लीजिए आपके पास से जब्त हुआ, आप उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट दिखा दिए, ठीक है, झूठा डॉक्यूमेंट दिखा दिए, उस समय तो आप छूट गए, लेकिन जब जांच होगी उस डॉक्यूमेंट की और उसमें अगर आप गलत पाए गए तो माना जाएगा कि आपने मिथ्या सूचना दिया है। और मिथ्या सूचना के लिए दंड क्या होगा? बहुत हैवी है, देखें, 5 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, 5 साल की सजा है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, झूठ बोले कौआ काटे। ठीक है, और कौआ कितने साल के लिए काटेगा? 5 साल के लिए काट दे कौआ, सोच लेना। ठीक है, तो 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड पेनाल्टी, 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना दोनों होगा। ठीक है, ये था आपका धारा 9। चलिए, धारा 9 और उसके बाद है आपका धारा 10। धारा 10 है आपका कंपनी के अपराध। ठीक है, धारा 10 है कंपनी के अपराध, ऑफेंसेस बाय अ कंपनी। ठीक है ना, धारा 10 है आपका कंपनी के अपराध या ऑफेंसेस बाय अ कंपनी। ठीक, अच्छा, यहां पर कंपनी कहने का मतलब क्या है ना? कंपनी कहने का मतलब क्या है? तो याद रखें, यहां पर कंपनी कहने का मतलब किसी भी फर्म या संस्था से है। ठीक है ना, एनी फर्म और इंस्टीट्यूशन। हियर कंपनी मींस एनी फर्म और इंस्टीट्यूशन। राइस मिल है आपका, संस्था हो गई आपकी, या 3-4 लोग मिलकर के पार्टनरशिप में कोई चीज चला रहे हो, फर्म हो गया आपका। ठीक, तो कोई भी कंपनी, कंपनी कहने का मतलब फर्म या संस्था। ठीक है ना, तो कंपनी के अपराध मतलब यदि फर्म या संस्था, ठीक है, यदि कोई इस अधिनियम का अपराध करे, मेरी बात समझ रहे हैं? इफ एनी कंपनी मीन्स फर्म और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मेक्स द ऑफेंसेस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के अधीन अपराध का, इस अधिनियम के अधीन अपराध करना मतलब वही धारा 3 का उल्लंघन करना है ना। तब ऐसी परिस्थिति में उस कंपनी के संचालक
डायरेक्टर जो भी होगा कंपनी का, उस कंपनी के प्रबंधक, मैनेजर और कंपनी के सचिव, सेक्रेटरीज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भार साधक अधिकारी को सजा होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको सजा दे दिए, लेकिन जब कंपनी का अपराध होगा, एक कंपनी अपराध करती है, मान लेते हैं कि एक कोई भी संस्था है, उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई ये संस्था जो है वो चोरी कर रही है, ठीक है, या आवश्यकता से ज्यादा जो है भंडारण कर रही है अपने पास। मान लेते हैं कि वो कोई फर्म है, फर्म है यानी मतलब उसमें एक से अधिक लोग हैं, तो कोई डायरेक्टर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई सेक्रेटरीज होंगे, तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरीज ऑल विल बी प्रोसिक्यूटेड। सबके खिलाफ क्या होगा? सबको सजा होगी। नहीं समझ रहे? कंपनी के अपराध में यदि कंपनी मतलब कोई फर्म या कोई संस्था जो है, अगर धारा 3 के अंतर्गत अपराध करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में सबको सजा होगी। कौन कौन आएगा उसमें? कंपनी के जितने भी मतलब जो भी डायरेक्टर्स हैं वो भी सजा काटेंगे, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो भी उसके अंतर्गत आएंगे, और जो सचिव, जो सेक्रेटरीज हैं वो भी उसके अंतर्गत आएंगे, तो सबको सजा होगी। मेरी बात समझ में आई? भार साधक अधिकारी, द ऑफिसर इंचार्ज, जो भी इंचार्ज ऑफिसर होगा, ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएंगे? उसके अंतर्गत आएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है, याद रखें, केवल कुछ परिस्थिति ऐसी हो सकती है जब कोई बच सकता है इसके अंतर्गत, सजा ना हो। तो परिस्थिति क्या होगी? नंबर 1, यदि भार साधक अधिकारी यह सिद्ध कर दे कि उसे जानकारी नहीं थी, या उसने इस अपराध को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे। समझे? धारा 10 है आपका कंपनी के अपराध। तो कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी फर्म या संस्था, ठीक है, वो कंपनी है, और इस कंपनी के अंतर्गत कोई कोई कंपनी अगर इस प्रकार से करती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करती है, आवश्यकता से अधिक भंडारण करती है, या गलत तरीके से खरीदी बिक्री करती है, व्यापार वाणिज्य करती है, आपूर्ति को रोकती है, अगर उसको पकड़ लिया जाता है, तो फिर कंपनी को भी वैसे ही सजा मिलेगी जैसे एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन अब यहां पर कंपनी में किसको सजा मिलेगी? जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा। और एक कंपनी में ऑफिसर इंचार्ज कौन होते हैं? उसके डायरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, उसके मैनेजर लेवल के जितने भी अधिकारी होंगे, वो जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, सब उसके अंतर्गत प्रोसिक्यूट होंगे, उन सबको सजा होगी। लेकिन सजा से कौन बच सकता है? जो ये प्रूव कर दे कि मुझे जानकारी नहीं थी। आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी कंपनी पर छापा पड़ा, ठीक है, 5 लोग मिलकर के मान लो कोई एक पेट्रोलियम कंपनी चला रहे हैं, ठीक, और मिलावट होकर के खरीदा बेचा जा रहा है, पेट्रोल पंप है मान लो, छापा पड़ा। तो छापा पड़ा तो सारे डायरेक्टर्स, मान लो 5 डायरेक्टर्स हैं, पांचों डायरेक्टर पकड़ाएंगे, ठीक। तो उसमें से एक बोलेगा मैं तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो छुट्टी में गया हुआ था, ठीक है। तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा आप छुट्टी पर कब से कब तक गए थे, किस समय से मिलावट हो रहा है। तो अगर वो प्रूफ कर देगा तो उसको फिर सजा नहीं है। या अगर वो ये प्रूफ कर दे कि समय रहते उसने आवश्यक कदम उठाए थे इसकी जानकारी देने के लिए, वो बोले आप आए कैसे हो? मैं ही तो आपको बुलवाया हूं। वो बोले मैं ही तो लिखा था, सूचना आपको कौन दिया था? मैं दिया हूं, देखो मेरा नंबर है, उठा के देखो। तो अच्छा अच्छा भाई यार, माँ कसम ठीक किया, तू बता दिया, तो छूट जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपका कंपनी के अपराध होते हैं, और सजा वही मिलेगी जो मिलती है। समझ में आया कि नहीं आया?
देख, अब इसमें आगे चलते हैं हम, और आगे है आपका धारा 11। ठीक है ना, धारा 11 सेक्शन 11, और धारा 11 है आपका अपराधों का संज्ञान। ठीक है, कंसाइंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान। मतलब धारा 11 क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको समझ लेते हैं अपन। ठीक, अपराधों का संज्ञान मतलब ये बताना चाह रहा है कि क्या न्यायालय अपने मर्जी से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान ले सकती है क्या? भाई मान लो, मतलब धारा 11 ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई न्यायपालिका है तो क्या न्यायपालिका अपनी मर्जी से ही अपराधों का संज्ञान ले सकती है क्या? खुद से सुनवाई करना शुरू कर सकती है क्या? तो याद रखें, नहीं। ठीक, न्यायालय अपराधों का संज्ञान केवल तभी लेगी जब ऐसी शिकायत दर्ज की जाएगी। ठीक है ना, मतलब धारा 11 के अंतर्गत आप ये याद रखें कि जो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेगी। ठीक है, मेरी बात समझे? द कंसाइंस विल नॉट बी द सुओ मोटो ऑफ द कोर्ट। द कंसाइंस विल नॉट बी द सुओ मोटो ऑफ द कोर्ट। सुओ मोटो, SUOMOTO, मतलब स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते। ठीक है ना, न्यायालय शिकायत उपरांत ही संज्ञान ले सकती है। ठीक है, द कोर्ट कैन मेक कंसाइंस आफ्टर द कंप्लेंट। ठीक है ना, न्यायालय शिकायत होने के बाद ही संज्ञान लेगी या सुनवाई करेगी। समझ में आ रहा है? मतलब स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। तो ये इस तरीके से आपका धारा 11 क्लियर हुआ। चलो, इसके बाद है अगला आपका धारा 12। देख, धारा 12, संक्षेपतः विचारण की शक्ति। ठीक है, पावर टू समरीली ट्रायल। ठीक है, पावर टू समरीली ट्रायल, संक्षेपतः विचारण की शक्ति। अच्छा, पहली बात ना, इस सेक्शन को आप समझें उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संक्षेपतः विचारण क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम शॉर्ट में समझते हैं कि संक्षेपतः विचारण, या इंग्लिश में कहें समरीली ट्रायल, क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज समरीली ट्रायल। तो सबसे पहली बात तो समझे, संक्षिप्त विचारण के बारे में CRPC सेक्शन 260 से 265 के बीच में बताया गया है। CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 260 to 265 डिफाइंस समरीली ट्रायल्स। संक्षिप्त विचारण के बारे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से 265 के बीच में बताया गया है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, समझ रहे हैं? तो ये CRPC के सेक्शन 260 से लेकर के 265 में बताया गया है कि संक्षिप्त विचारण क्या होता है। मतलब पूरा डिटेल बताया गया है इसमें।
इसमें इनके अनुसार, सीआरपीसी के अनुसार संक्षिप्त विचारण क्या होता है? याद रखें, किसी भी मामले के त्वरित निपटारे, ठीक है ना, किसी मामले के त्वरित निपटारे के लिए की जाने वाली सुनवाई संक्षिप्त विचारण कहलाती है। मतलब कोई मामला है जिसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत जल्दी अगर निपटाना है, ठीक है ना, तो जो विचारण किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? त्वरित विचारण या संक्षिप्त विचारण कहते हैं। संक्षिप्त मतलब संक्षेप में, विचारण मतलब सुनवाई, संक्षेप में सुनवाई करने की शक्ति। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भी मामले में संक्षेप में विचारण करने की शक्ति, समझ रहे हैं? संक्षेप में विचारण करने की शक्ति, संक्षेपता विचारण समझे ना, मतलब जल्दी से सुनवाई करना। बहुत सिंपल सी बात आप समझ लें, ठीक है? त्वरित निपटारे के लिए सुनवाई करना, जल्दी से उस मामले को निपटाने के लिए जो सुनवाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? संक्षिप्त विचारण, ठीक है? खास बात यह है, मतलब किसी मामले के जल्द से जल्द निपटारा करना है तो उसके लिए संक्षेप विचारण होता है। याद रखें कि संक्षेप विचारण जो होगा, संक्षेप विचारण, इसमें न्याय की सरल प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, ठीक है? इन दिस द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिकम्स इजियर। इसमें जो न्याय की जो प्रक्रिया है उसे सरल बनाया जाता है, ठीक है ना? न्याय की सरल प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, ठीक है ना? जितना आसानी से न्याय मिल सके उस प्रक्रिया को इसमें अपनाया जाता है, ठीक? और किन मामलों में सुनवाई होगी और कौन करेगा, तो एक बात ध्यान से, संक्षिप्त विचारण के मामले या संक्षिप्त विचारण के मामलों का प्रकार, मतलब वो कौन कौन से मामले होते हैं जिसमें संक्षेप रूप में विचारण किया जा सकता है। तो याद रखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ केसेस फॉर समरीली ट्रायल्स। तो दो प्रकार के केस हो सकते हैं। एक बताया गया है आपका सीआरपीसी 261 में, और एक बताया गया आपका सीआरपीसी 262 में, ठीक है ना? मतलब कौन से मामलों में संक्षेप में विचारण किया जा सकता है, समझे मेरी बात को ना? किन मामलों में संक्षेप में विचारण किया जा सकता है? तो याद रखें, दो प्रकार के मामले हैं जिसमें संक्षेप में विचारण किया जा सकता है, और ये दो प्रकार के मामले बताए गए आपका सीआरपीसी 261 और सीआरपीसी 262 में। समझ में आया? एक बात ध्यान समझो ना बेटा इसको। ऐसा कोई भी मामला जिसमें सजा 2 साल से कम की हो, ऐसा कोई मामला जिसमें सजा 2 साल से कम की हो एवं जुर्माना 2000 से कम का हो, सीआरपीसी 261 के अंतर्गत उसमें सुनवाई की जा सकती है, संक्षेप में उसकी सुनवाई की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? सीआरपीसी सेक्शन 261 ये कहता है कि ऐसा कोई भी मामला जिसमें सजा 2 साल से कम और जुर्माना 2000 से कम, ठीक है, अगर ऐसा कोई मामला है तो संक्षेप में सुनवाई किया जा सकती है। और सेम 262 क्या कहता है? ऐसा कोई मामला जिसमें सजा 6 माह से कम हो, ठीक है ना? वो सारे मामले जिसमें 6 माह से कम की सजा हो 262 के तहत संक्षेप में विचारण किया सकता है। वो सारे मामले जिसमें सजा 2 साल से कम हो 261 के तहत संक्षेप में विचारण किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? संक्षेप में विचारण समझ गए ना? मतलब बहुत डिटेल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, फटाफट समन वारंट में जो भी चीजें सामने
सरसरी तौर पर इसमें न्याय दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन 12 हमने स्टार्ट किया था संक्षेपतः विचारण की शक्ति। तो संक्षेपतः विचारण में पहले यह बता रहा था आपको कि संक्षेपतः विचारण होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो संक्षेपतः विचारण के बारे में सीआरपीसी में बताया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 260 से 265 के बीच में समरीली ट्रायल्स या संक्षेपतः विचारण के बारे में बताया गया। क्या होता है संक्षेपतः विचारण? तो संक्षेपतः मतलब संक्षेपतः का मतलब हो गया संक्षेप में, विचारण मतलब सुनवाई। तो संक्षेप में सुनवाई, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे हर चीज के पीछे, संक्षेप में सुनवाई होगी। तो संक्षेप में सुनवाई करने को ही संक्षेपतः विचारण कहा जाता है। इसमें बहुत सरल प्रक्रिया होगी, सरसरी तौर पर सुनवाई होती है। लेकिन जब सरसरी तौर पर या संक्षेपतः विचारण करना है तो किन मामलों में? सीआरपीसी 261 और 262 दो प्रकार के मामले होते हैं। ऐसे केस जिसमें सजा 2 साल से कम की हो, जुर्माना 2000 से कम का हो, 261 के तहत उसमें संक्षेप में विचारण हो सकता है। और जिसमें सजा जो है आपका 6 माह से कम की सजा होती है, उसमें सुनवाई जो है आपका संक्षेप में सुनवाई सीआरपीसी 262 के तहत होती है। तो क्यों ऐसा किया गया है? 261, 262 ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि 261 के अंतर्गत जो सुनवाई होगी, जिसमें सजा 2 साल से कम है लेकिन 6 माह से ज्यादा है, वो 261 के तहत, और जिसमें 6 माह से कम है वो 262 के तहत। तो इसकी सुनवाई अलग अलग प्रकार के मजिस्ट्रेट करते हैं, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया। जैसे सीआरपीसी 261 के तहत अगर सुनवाई करनी है तो ये सुनवाई या तो जेएमएफसी करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर पालिका न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर पालिका। जैसे बॉम्बे में जाएंगे तो महानगर पालिका होता है, ठीक है ना, रायपुर में, बिलासपुर में यहां रहेंगे तो आपका जेएमएफसी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जहां महानगर पालिका है वहां पर महानगर पालिका दंडाधिकारी होते हैं, और जो सामान्य जिले होते हैं वहां पर जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं। या कई जगह पर इन्हीं को चीफ जज या मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है ना, ठीक है। तो ये सुनवाई कर सकते हैं या तो चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जज, ठीक है ना, जिला न्यायालय जो होता है उसका मुख्य न्यायाधीश, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सुनवाई करेंगे इसकी। सीआरपीसी 262 ये जो मामले होते हैं इनकी सुनवाई करते हैं आपका जेएमएससी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। समझ में आया वो सीआरपीसी 261 और सीआरपीसी 262? अच्छा देखें, ये इस तरीके से सुनवाई होती है। अब देखो बेटा, जैसे इस एक्ट में अगर हम देखने जा रहे हैं तो इस एक्ट में सजा कहां से कहां तक हो रहा है? न्यूनतम 3 माह से लेकर के 7 साल तक की सजा हो रही है ना, और कुछ मामले जिसमें 1 साल तक की भी सजा हो रही है। तो जिसमें 1 साल तक की सजा हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 261 के तहत संक्षेप में विचारण कर सकते हैं ना, दस्तावेज नहीं बनाया, निरीक्षण के लिए नहीं रखा, तो संक्षेप में विचारण हो सकता है। या कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिसमें 6 माह से भी कम सजा हो, भाई 3 माह से अधिकतम 7 साल तक की सजा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब यह है कि इस अधिनियम में कुछ अपराध ऐसे हैं जो 2 साल से कम की सजा वाले भी हैं, कुछ अपराधों में आपका 6 माह से कम की भी सजा है। तो जहां पर 2 साल से कम की सजा होने वाली बात है या 6 माह तक की सजा होने वाली बात है, वहां संक्षेप में विचारण हो सकता है। समझ आई बात? अब इसी को देखें तो संक्षेप में विचारण कब होगा, ठीक है ना, संक्षेप में विचारण कब होगा? तो याद रखें, संक्षेप में विचारण तब होगा जब ऐसे विचारण के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे, ठीक है ना। मान ले इस मामले के अंतर्गत अगर किसी मामले की सुनवाई संक्षेप में करनी है, ठीक है,
if any summary trials has to be occurred, it will be happened after notification of the union government. अगर इस मामले के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले में संक्षेप में विचारण करना है, तो संक्षेप में विचारण तभी होगा, ठीक है ना, संक्षेप में विचारण तभी होगा जब केंद्र सरकार क्या करे, अधिसूचना जारी करे। ठीक है, केंद्र सरकार जब अधिसूचना जारी कर देगी तो सुनवाई कैसे होगा, तो याद रखें कैसे होगा, तो सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी की नियुक्ति करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, एक अधिसूचना जारी कर दिया, और इस अधिसूचना को जारी करने के बाद समरी ट्रायल हो सकता है, संक्षेप में विचारण हो सकता है। तो संक्षेप में विचारण कब होगा, कब होगा संक्षेप में विचारण, जब केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे। और कैसे होगा, जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा तो राज्य सरकार क्या करेगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। समझ में आया, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी की क्या की जाएगी, आपका नियुक्ति की जाएगी। ठीक, याद रखिए जो अधिसूचना जारी की जाती है, यह अधिसूचना अधिकतम 2 वर्ष के लिए रहेगी। मतलब जैसे अधिसूचना जारी कर दिया गया कि इस अधिसूचना को जारी करने के बाद अगर समरी ट्रायल हो सकता है, तो उस अधिसूचना की अवधि कितनी होती है, अधिकतम 2 वर्ष। मतलब अधिकतम 2 वर्ष तक समरी ट्रायल्स हो सकते हैं उस मैटर पर। क्लियर हुआ। और जब संक्षेप में विचारण किया जाएगा, तो संक्षेप में जब भी विचारण किया जाएगा तो कितनी सजा दिया जा सकता है, तो याद रखें संक्षेप में अगर विचारण किया जाए तो अधिकतम सजा 1 वर्ष तक की दी जा सकती है। मेरी बात समझे, अगर समरीली ट्रायल हो रहा है, सरसरी तौर पर सुनवाई हो रही है, तो मजिस्ट्रेट उसमें अधिकतम सजा 1 वर्ष तक की दे सकता है। समझ में आया। ठीक, अधिकतम सजा जो है आपका 1 वर्ष तक की दी जा सकती है इसमें। समझ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान समझो, लेकिन यदि सजा 1 माह से कम एवं जुर्माना 2000 से कम है, केवल तभी अपील किया जा सकता है। समझे, अगर समरीली ट्रायल हो रहा है, संक्षेप में विचारण हो रहा है, और संक्षेप में अगर विचारण हो गया, समझ रहे, तो उसमें सजा अधिकतम कितना दिया जा सकता है, आपका 1 साल तक का अधिकतम दे सकते हैं। मतलब 1 दिन से लेकर 1 साल तक का सजा दे सकते हैं अधिकतम। और मान लो कि कोई समरीली ट्रायल जो हुआ उससे व्यथित है, मतलब अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ, तो वो अपील करेगा। तो जब वो अपील करेगा तो अपील किसको कर सकता है या कब कर सकता है, तो याद रखें वो अपील जो है केवल तभी करेगा जब उसको सजा 1 महीना और जुर्माना 2000। ठीक है ना, वो अपील तभी कर सकता है जब उसको अधिकतम सजा 1 माह की हुई हो, या उसको जुर्माना जो है आपका 2000 रुपए तक का हुआ। समझ में आया। अगर 1 माह से ज्यादा का सजा हो गया है या जुर्माना जो है आपका 2000 से ज्यादा का हो गया, तो वो अपील नहीं कर सकता। ठीक है, और अपील किसको करेगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को। आगे चलकर नहीं आई मेरी बात समझ में। अधिकतम 1 साल तक की सजा दे सकते हैं ना, मान लो 6 माह की सजा दे दी तो अपील नहीं कर सकता हूं। अपील कब कर पाएगा, जब सजा कितना है उसका 1 माह या उससे कम है, तभी वो अपील कर सकता। ठीक है, ये इस तरीके से आपका संक्षेप में विचारण करने की शक्ति दी गई।
और यहीं से याद रखिएगा बेटा, मतलब जो आगे हमने पढ़ा था नोट करके याद रखेंगे। जैसे अपील करता है कोई व्यक्ति, है ना, और अपील में अगर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, जो भी उसकी अभिरक्षा में है, तो मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, तो उसको फिर संपत्ति नहीं बल्कि क्या लौटाई जाएगी? कीमत। जो कीमत क्या होगी? आपका उस समय के औसत बाजार दर पर निर्भर होगी। साथ में उसको 15% का ब्याज भी दिया जाएगा, 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाया जाएगा, है ना। अगर कोई अपील करता है मान लीजिए, और अपील में अगर उसके कब्जे में कोई भी चीज है, अगर उसको लौटाने की बात कह दी जाती है, लौटा दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सामान तो लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्या लौटाया जा सकता है? पैसा लौटाया जा सकता है, और वो भी जो पैसा होगा वो 15% इंटरेस्ट के साथ में लौटाया, ठीक है ना, 15% ब्याज दर के साथ में लौटाया। समझ में आया? ये था आपका धारा 12। अच्छा देखें, धारा 13 में कुछ नहीं है, ठीक, बस सुनते चले, उसके बाद अब कुछ भी किसी भी धारा में कुछ रह नहीं गया। देखें इसके बाद धारा 13, तो धारा 13 में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय की उपधारणा, ठीक है ना, याद नहीं करना, बस आप सुन बस लिए रहे। न्यायालय की उपधारणा, प्रिजम्पशन बाय कोर्ट, मतलब न्यायालय मान करके चलेगी, न्यायालय कुछ चीजें मान करके चलेगी, ऐसा है धारा 13। और धारा 13 न्यायालय क्या मान करके चलेगी? जैसे आप समझिए, मैं समझा बस रहा हूं, बस आपको यह याद रखना है। उपधारणा मतलब मान करके चलना। तो धारा 13 कहता है, सेक्शन 13, प्रिजम्पशन बाय कोर्ट, न्यायालय की उपधारणा, न्यायालय कुछ मान करके चलेगी। क्या मान करके चलेगी? जैसे मान लीजिए आपको किसी ने गिरफ्तार किया, किसी फूड इंस्पेक्टर ने, तो न्यायालय की उपधारणा ये, न्यायालय ये मान करके चलेगी कि आप अपराधी हैं, आप गलत हैं, ये मान करके चलेगी। मतलब अभियुक्त को दोषी मान करके चलेगी कि सामने वाला गलत है। और जब आपको दोषी माना गया, तो आपको, आप दोषी नहीं हो ये सिद्ध कौन करेगा? आप ही करोगे ना। इसलिए धारा 14, ठीक है, दोष मुक्त या दोषी न होने को सिद्ध करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है ना, आप दोषी नहीं हो ये सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होगा? तो याद रखें, आरोपी पर, जिस पर आरोप लगा हुआ है, जिसके ऊपर दोष लगाया गया है। समझ है ना। आमतौर पर पुलिस पर भार होता है कि पुलिस सामने वाले को दोषी सिद्ध करे। तो याद रखें, हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है पुलिस पर होता है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि सामने वाले को दोषी सिद्ध करे। लेकिन इस एक्ट में डायरेक्ट अगर आपसे पूछे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ, इस पूरे लाइन को लिखने के लिए आप ऐसे लिखेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। तो याद रखें, बर्डन ऑफ प्रूफ इस एक्ट में एक्यूज्ड के ऊपर में होगा, जिसके ऊपर आरोप लगा है। आमतौर पर पुलिस के ऊपर होता है, पुलिस सामने वाले को दोषी सिद्ध करे। इसमें सामने वाले के ऊपर यह भार होगा कि वो अपने आप को दोषी नहीं है वो सिद्ध करे। मेरी बात समझ रहे हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी लाइज ऑन द एक्यूज्ड। ये है आपका सेक्शन 14, धारा 14। याद हुआ? ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं है। धारा 15 है लोक सेवकों के संदर्भ में, और धारा 16 जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको याद नहीं, मतलब इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतने याद रख लें, धारा 15 आपका लोक सेवकों के संदर्भ में,
ठीक है ना। सेक्शन 15 इज रिलेटेड विथ पब्लिक सर्वेंट्स, लोक सेवकों के संबंध में। लोक सेवक मतलब जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में। और धारा 16, इधर देख, धारा 16 क्या है आपका, निरसित मतलब समाप्त हो चुका है, रिपील्ड, ठीक है ना। तो ये आपका एक्ट जो है यहां पर खत्म होता है, ठीक है। इसमें कुछ संशोधन वगैरह जो हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप पूरा इसको याद करके आए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके अपन कल लगाएंगे, इसके संशोधन को पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर नए एक्ट की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना।